हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी का इतिहास के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद को उदय करने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो दोस्तों नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया है। जैसे आप सभी को पता है, सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके में, पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं। तो उस कंप्लीट प्रोसेस को समझते हुए दोस्तों हमने इस वीडियो को तैयार किया है और इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक को शामिल किए हैं जहां से आपकी परीक्षा में 100% जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद के कैसे उदय हुआ, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को चित्र दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस चित्र की अगर हम बात करें तो इस चित्र को फ्रेडरिक रायो जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक चित्रकार है, फ्रेडरिक रायो ने 4 चित्रों की यानी 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उन्हीं 4 चित्रों की श्रृंखला में से ये भी एक चित्र है। और इस चित्र की अगर हम बात करें इसे कल्पनादर्श या यूटोपिया का नाम दिया गया है। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर देश के लोग जो है लंबी कतारों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर जो चित्र है यहाँ पर जो यीशु मसीह है, ठीक है, देवताएं हैं, परियां हैं, उन सभी लोगों को स्वागत कर रही हैं जो लोग स्वतंत्रता के लिए आपस में स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर फ्रांस के झंडा लिए फ्रांस के लोग झंडा लिए हुए कतारों में खड़े हैं, जर्मनी के लोग खड़े हैं, ठीक है, तमाम राष्ट्रों के लोग जो है स्वतंत्रता की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक कल्पनादर्श एक चित्र है फ्रेडरिक रायो द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेडरिक रायो ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो वो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई है, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका जैसे कह सकते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद होता क्या दोस्तों? निरंकुशवाद या इसे आप कह सकते हैं एब्सोल्यूटिज्म, यानी ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जो पूरी तरीके से निरंकुश तंत्र पर आधारित होती है। यानी राजा ही सब कुछ होता है, राजा ही कानून का निर्माण करता है, राजा द्वारा ही नियमों को लागू किया जाता है और राजा ही दंड प्रदान करता है। यानी राजा जो निरंकुश होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, वो कुछ भी नियम बना सकता है। और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को ही निरंकुश सरकार कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में, माफ़ कीजिए, क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति का एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन था और वो शासक था लुई 16। तो उसी फ्रांसीसी क्रांति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी क्लास 9th में आपने केवल फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा था, फ्रांस में राष्ट्रवाद को पढ़ा था, लेकिन क्लास 10th में आप जो चैप्टर पढ़ना जो है यूरोप में ये कंप्लीट जो है यूरोपीय देशों के राष्ट्रवाद की बात हम इस चैप्टर में करेंगे कि इटली कैसे आज़ाद हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ठीक है, फ्रांस का, इन सभी देशों का एकीकरण कैसे हुआ, इस सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो निरंकुशवाद आप समझ गए होंगे। तो निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी भी का यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी संस्था को कोई अंकुश ना हो, ऐसे को हम निरंकुश के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, कल्पनादर्श। कल्पनादर्श जैसे मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, इसे यूटोपिया भी कहा जाता है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जैसे वर्तमान में हम कहते हैं कि भाई राम राज, तो राम राज इतनी आसानी से संभव थोड़ी हो सकता है। हम कहते हैं भाई राम राज्य स्थापित करेंगे, लेकिन राम राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं करता था, कोई किसी प्रकार ऊंच नीच की भावना नहीं थी, सभी लोग सत्य बोलते थे। लेकिन इस ऐसे समाज की कल्पना वर्तमान में करना ये बिल्कुल सपने जैसा है। तो ठीक ऐसे ही एक कल्पनादर्श जो वहाँ के जो चित्रकार थे, जो वहाँ के दार्शनिक शास्त्री थे, ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जो कि इतना आदर्श है कि इसका साकार होना लगभग असंभव, ठीक है। इसे हम कल्पनादर्श या यूटोपिया के नाम जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन कई बार जो है सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं पेपर में और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है इस बार भी। अगला क्वेश्चन है 1848 में अगर हम बात करें तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक रायो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संचार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जो मैंने आपको अभी चित्र दिखाया फ्रेडरिक रायो का, वो चित्र, ठीक है, एक ऐसे कल्पना करता है जो उसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर कोई समाज बनाया गया हो। इस चित्र को आप देख सकते हैं। इसी चित्र को फ्रेडरिक रायो द्वारा कह रहा है। फ्रेडरिक रायो की जो 4 चित्रों की श्रृंखला थी उस श्रृंखला में एक चित्र ये भी है।
अगला जो आपका जो है दोस्तों शब्दावली वो है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा या जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी चीज़ पे केवल हाथ उठाकर हामी या ना भरना हो तो उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो संसद में क्या होता है? संसद में भी इसी प्रकार के जिसका मत अधिक होता है वही जिससे की जीत होती है, यानी लोग हाथ खड़ा करते हैं, ताली थपथपाते हैं, तो उसे आप जनमत संग्रह कहते हैं। किसी एक चीज़ को लेकर प्रत्यक्ष या पक्ष विपक्ष में वोट डालना ही या प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना ही क्या कहलाता है? जनमत संग्रह कहलाता है। तो निरंकुशवाद क्या होता है, कल्पनादर्श क्या है, ठीक है, और 4 चित्रों की श्रृंखला किसने प्रस्तुत किया 1848 में? फ्रेडरिक सरायू। ये सब आपको पता चल गया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद है क्या? तो राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो अपने राष्ट्र के प्रति हम की भावना को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। या राष्ट्र के प्रति सभी लोगों के सामूहिक अपनेपन के भाव रखना ही राष्ट्रवाद है। जैसे हम क्या हैं? हम एक भारत देश के निवासी हैं और हम सब क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं। चाहे हम उत्तर में रहते हों, चाहे हम पूरब में रहते हों, चाहे हम पश्चिम में रहते हों, चाहे हम दक्षिण में रहते हैं, हम सब क्या है? भारतीय हैं। और हमारे दिलों के अंदर जो है हमारे संविधान की जो है भंगमीता हमेशा बनी रहती है। हम अपने राष्ट्रगान का आदर करते हैं, हम अपने संविधान का सम्मान करते हैं, अपने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। तो ये इससे हम सब नागरिक एक, हम सब भारतीय कहलाते हैं। तो ये हमारे अंदर की जो भावना है, अपनेपन की भावना है, वही हमें राष्ट्र के प्रति एकजुट करती है और इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्र के प्रति सामूहिक पन की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम या कबड्डी टीम या कोई भी टीम जो है हारती है तो हमें दुख होता है और जीतती है तो हमें खुशी का अनुभव होता है, यही होता है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्र के प्रति हम की भावना होना, राष्ट्र के सुख में सुख होना, राष्ट्र के दुख में दुखी होना, यही है राष्ट्रवाद, ठीक है। और 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। 19वीं शताब्दी से पहले अगर हम बात करें यूरोप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप पूरा यूरोप जो है अंधकार युग में था। वहाँ पर नागरिकों को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया था। वोटिंग राइट्स या राजनीतिक अधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया गया था जो अमीर थे, ठीक है, जो कर देते थे। बाकी लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, ऐसे पूरे यूरोप में थे समाज के लोग। तो इस तरह से, लेकिन जैसे ही उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी, इसने पूरे यूरोप के जगत में भारी परिवर्तन लाया और इसी परिवर्तन ने क्रांति को जन्म दिया। और क्रांति का मतलब ही होता है परिवर्तन, बदलाव, ठीक है। इन परिवर्तनों से यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो यूरोप का जो समाज था दोस्तों, यूरोप जो थे वो कई भागों में बटे हुए थे। यूरोप कोई एक राज्य नहीं था। यूरोप कई राज्यों में, कई जिलों में, कई समाजों में, कई संप्रदायों में बटा हुआ था। लेकिन इस राष्ट्रवाद के उदय ने संपूर्ण यूरोप को, है ना, बहुराष्ट्रीय वंशीय परंपराओं के स्थान पर वहाँ पर राष्ट्र राज्य का उदय होना शुरू होता है इन्हीं परिवर्तनों की वजह से। और रेनन ने भी राष्ट्रवाद की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है, जो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यानी 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई पूरे यूरोप जगत में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। यानी फ्रांस वो पहला देश था जहां पर राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जो है अंदर जागी। लोग राष्ट्रवाद के लिए एकत्रित हुए और क्रांति करी। और जो वहाँ का शासन था, निरंकुश राजतंत्र, बुर्बो शासन का राजतंत्र, उसको जो है वहाँ से समाप्त कर दिया जाता है और वहाँ पर जनतांत्रिक या संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में क्या हो जाती है? हस्तांतरित हो गई। यानी पहले संपूर्ण शक्तियों का मालिक राजा होता था, राजा निरंकुश था। लेकिन अब चूंकि फ्रांस में क्रांति होती है तो जो शक्ति थी वो राजा के हाथों से निकलकर नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई और जनता द्वारा लोग चुने गए।
अब ये फ्रांसीसी क्रांति हुई कैसे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों के अंदर अपने धन का भाव पैदा कैसे किया। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों, उसके अंदर भी हमने क्या किया, हमने अपने भारतीयों को बताया कि हम सब भारतीय हैं, हम सब, हमारा देश एक है, हमारी भाषा एक है। तो इसके लिए हमने सभी को एकत्रित किया और उसी राष्ट्रवाद की भावना ने 1857 क्रांति को अंजाम दिया और बाद में 1947 में हम आज़ाद होते हैं। ठीक ऐसे ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने भी फ्रांस के लोगों के बीच एक राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, अपनेपन की भावना को जगाया। तो वो कैसे जगाया वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। वो कौन कौन से कदम थे। पहला कदम था पितृभूमि और नागरिक से संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया। ठीक है, पितृभूमि और नागरिक से जो है उनके अंदर पितृभूमि यानी पितृसत्तात्मक की वो शुरुआत से यहीं पर हैं और नागरिक सभी लोग फ्रांस के नागरिक हैं। तो ये विचार लाए गए लोगों के अंदर। एक नया संविधान बनाया गया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा तैयार किया गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और नई कहानियाँ, नई स्तुतियाँ रची गईं, नए नए शपथ लिए गए। ठीक है, शहीदों को गुणगान किया गया, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए, आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, भार नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और फ्रेंच को राजभाषा बनाया गया, यानी फ्रेंच को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इससे पहले फ्रेंच का प्रयोग वही लोग करते जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, लेकिन अब पूरे फ्रांस को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें की गई जिससे लोगों के अंदर अपनेपन का, सामूहिक अपनेपन का भाव पैदा हुआ और फ्रांसीसी क्रांति को अंजाम दिया गया इसी राष्ट्रवाद की भावना को जगाकर लोगों के अंदर कि हम सब एक हैं, हमारी मातृभूमि एक, हमारी भाषा एक है, हमारा झंडा एक है, हमारा कानून एक है, हमारा संविधान एक है, हमारे क्रांतिकारी एक हैं। तो इनका गुणगान किया गया। तो इससे लोगों के दिलों के अंदर वो जोश, वो खरोश, वो सारी चीज़ें आने लगी जिसने फ्रांस को एकजुट किया और निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ एक सामूहिक अपनेपन के भाव ने वहाँ पर क्रांति को अंजाम दिया और उस निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करने में योगदान दिया। ठीक है, और फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी लोगों को क्या कहते थे कि फ्रांस क्या है, अगुआ है, फ्रांस को अधिकार है, फ्रांस को चुना गया है, फ्रांस को भगवान ने चुना है यूरोप के अन्य लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने में मदद करने के लिए। इस तरह से लोगों के अंदर जो है, दिलों के अंदर ये भावना पैदा की गई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं नेपोलियन। नेपोलियन कौन था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका की राजधानी आजासियो में हुआ। याद रखना, नेपोलियन जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका की राजधानी आजासियो में। आजासियो अगर हम बात कोर्सिका की बात करें, भूमध्य सागर का एक क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर इसका जन्म होता है। वर्ष 1804 में इसने स्वयं को सम्राट घोषित किया और 5 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर इसका निधन हो जाता है। तो नेपोलियन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। नेपोलियन कंडक्ट ऑफ कोड क्या है, 1804 की नेपोलियन संहिता क्या है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेपोलियन के उदय की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन को बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सेना के स्थापित रैंकों के माध्यम से शीघ्रता से वो पदोन्नत, यानी आप कह सकते हैं कि नेपोलियन के उदय में फ्रांसीसी क्रांति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि 1793 से लेकर 94 तक जो जैकोबिन का शासन था वो पूरी तरह से आतंक राज हुआ। आप ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आतंक राज किसे कहा गया है। तो 1793 से 94 तक जो जैकोबिनों का शासन था उसे आतंक राज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। तो इसने भी नेपोलियन के उदय में काफ़ी योगदान दिया है। इसलिए कई विचारकों ने क्या कहा है, कई विचारकों ने नेपोलियन को फ्रांसीसी क्रांति की संतान कहा है। तो नेपोलियन को फ्रांसीसी क्रांति का संतान माना जाता है। ये मोस्ट जो है टॉपिक भी है। अब नेपोलियन संहिता की बात कर लेते हैं। क्या है नेपोलियन कंडक्ट ऑफ कोड, नेपोलियन की आचार संहिता क्या है। तो 21 मार्च 1804 को नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता की स्थापना की, जिसे फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है। और नेपोलियन की जो संहिता थी, नेपोलियन का जो कंडक्ट ऑफ कोड था, वो आज भी उसमें से कई जो चीज़ें हैं वो आज भी फ्रांस में लागू की जाती हैं।
अब नेपोलियन ने क्या क्या काम किए, क्या क्या सुधार किए। इसने जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों की मनाही की। जो प्राथमिक और द्वितीयक वर्ग को जन्म के आधार पर विशेष अधिकार मिले हुए थे, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जो कुलीन वर्ग थे, जो पादरी वर्ग थे, उनको कर छूट प्रदान कर दी गई थी और इन्हें लोगों पर कर लगाने का अधिकार था। तो ये जो विशेष अधिकार थे इसको वो नेपोलियन ने इस कंडक्ट ऑफ कोर्ट के माध्यम से क्या कर समाप्त कर दिया। अब नेपोलियन ने दासता और सामंतवाद को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को भी उसने पूरी तरह से क्या कर दिया, सुरक्षित रख दिया। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और माप तोल प्रणाली को एक कर दिया, बहुत एक कर दिया। पहले नेपोलियन से पहले पूरे फ्रांस में जो माप तोल की प्रणाली थी वो अलग अलग थी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग माप तोल की प्रणाली थी। इससे व्यापारी को बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, व्यापारी लोग व्यापार नहीं कर पाते थे। लेकिन नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन की संहिता में सभी माप तोल प्रणाली को एक कर दिया। ठीक है, नेपोलियन संहिता ने और क्या काम किए थे, नेपोलियन संहिता ने सीमित मताधिकार को लागू किया। महिलाओं को आवश्यक यानी जो अवयस्क कह सकते हैं, महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। यानी उन्हें महिलाओं को नागरिक का दर्जा नहीं दिया नेपोलियन ने, और उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। उनका नेपोलियन का मानना था कि महिला जो है वो अवयस्क हैं, वो कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। पर वर्तमान में ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है। वर्तमान में महिलाएं जितनी तरक्की कर रही हैं, महिलाओं के अंदर जितनी ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता होती है उतना तो पुरुष ही नहीं कर पाते। तो नेपोलियन ने महिलाओं को अवयस्क माना, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो आज वर्तमान में महिलाएं क्या से क्या कर रही हैं, हर जगह उनकी उपस्थिति है और ये एक लोकतांत्रिक का परिचायक भी है। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उदारवादी, यानी उदारवाद राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले उदारवाद की बात कर लेते हैं। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। उदारवाद जो है शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। ठीक है, तो उदारवाद किस भाषा का शब्द है, लातीन यानी लैटिन भाषा का, और ये किससे उत्पन्न हुआ है, लिबर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। ठीक है, नए मध्यम वर्ग के या नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी, यानी एक ऐसी सरकार जिसमें सभी की सहमति शामिल हो, सभी लोगों को सहमति के माध्यम से बनाई गई सरकार जो उदारवादी मानते थे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का भी पक्षधर रहा है, यानी वो उसको मानता था कि ऐसा होना चाहिए। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। जो 19वीं सदी के उदारवादी थे वो निजी संपत्ति के स्वामित्व की भी अनिवार्यता पर बल देते थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद जो था वो बाजारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के वो पक्ष में थे। उदाहरण के लिए 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, और इस चीज़ को वो समाप्त करना चाहते थे कौन, उदारवादी। तो 11 सीमा शुल्क नाकों से वो गुजरते थे। सोचिए, जब 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरते थे तो जो व्यापार का दाम कितना बढ़ जाता होगा, वस्तु का दाम कितना बढ़ जाता होगा, क्योंकि हर नाके पर उन्हें हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। यानी अगर कोई चीज़ 5 रुपये की हो तो बढ़ते बढ़ते वो 11 गुना बढ़ जाते होगा, और वो उसका दाम कितना ज़्यादा बढ़ जाता होगा ये आप सोच सकते हैं। तो हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क उन्हें देना पड़ता था। कपड़े नापने का पैमाना एले था। एले से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कपड़े को नापने का पैमाना एले था, एले जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। कपड़े के नापने का पैमाना एले, और एले क्या था, ये जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। बात कर लेते हैं जोल्वराइन की। जोल्वराइन 1834 में प्रसा यानी जर्मनी की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वराइन की स्थापना की गई थी। तो जोल्वराइन क्या था, एक शुल्क संघ था जो 1834 में जिसकी स्थापना की गई थी, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे।
इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, जो शुल्क अवरोध थे, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले लगभग कितनी थी, 30 होती थी। अब संख्या कितनी कर दी मुद्राओं की, केवल 2 कर दी, पहले जिनकी संख्या 30 थी। तो ये था जलओराइन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूढ़िवाद। अब रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद की बात कर लेते हैं। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे हम रूढ़िवाद कहते हैं। यानी रूढ़िवाद बदलाव पर जोर नहीं देते। उनका कहना है, उनका मानना है कि जो है उसी स्थिति को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है, प्राचीन परंपराओं को फॉलो करना चाहिए और बदलाव हो परंतु बहुत धीरे धीरे, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं। और 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से ही प्रेरित थी। यानी नेपोलियन जैसे हारता है वैसे ही जो भी यूरोपीय सरकार थी वो रूढ़िवादी, पूरी रूढ़िवादी की भावना पर पूरी तरह से प्रेरित थी। उनका मानना था कि जो पहले से चला आ रहा है, जो पहले से चली आ रही चीज़ है, उसे दोबारा से लागू कर दिया जाए। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अधिकतर रूढ़िवादी ऐसा नहीं सोचते थे। 1815 से पहले जो क्रांति हुई थी, जो वो स्थिति थी, या 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, तब के जो रूढ़िवादी थे वो वर्तमान में वो वापस उस क्रांति के समय में नहीं जाना चाहते थे, ठीक, वो भी बदलाव तो चाहते थे, इसका मतलब। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक, वह है वियना संधि। तो वियना संधि क्या है, तो वियना संधि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना मिले। इसी सम्मेलन को हम वियना संधि के नाम से जानते हैं और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। तो वियना सम्मेलन क्या है, तो वियना सम्मेलन 1815 में होता है, ठीक है, और 1815 में, और इसकी अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। क्यों बुलाई गई थी, किन लोगों द्वारा, तो रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों द्वारा बुलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था उन बदलावों को ख़त्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। यानी नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उन बदलाव को ख़त्म करने का ही उद्देश्य था, इसलिए ही वियना संधि को बुलाया गया था, वियना कांग्रेस को बुलाया गया था 1815 में। अब क्या क्या बदला गया इसके बाद, तो बुरबुर वंश को सत्ता में बहाल किया गया, यानी नेपोलियन ने जिस वंश को समाप्त किया था उस वंश को दोबारा से सत्ता में लाया गया। फ्रांस से उन इलाकों को ले लिया गया जिन पर उसने कब्जा नेपोलियन के अधीन किया, यानी जिन इलाकों पर नेपोलियन ने कब्जा किया था फ्रांस से, वो सारे इलाके वापस ले लिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो सके। उत्तर में नीदरलैंड्स, दक्षिण में पिडमोंट को भी स्थापित किया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया और इन सब का एकमात्र उद्देश्य था उन राजतंत्रों की बहाली जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। तो इस तरह से पूरी तरीके से पुरानी व्यवस्था को लागू करने की पूरी कोशिश की गई और इसका एकमात्र उद्देश्य था नेपोलियन से पहले की स्थिति को कायम करना। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। जो 1815 से पहले जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से निरंकुश तंत्र पर आधारित थी। वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वो अपने बारे में कुछ सुन नहीं सकती थी, ठीक है, वो कोई बात नहीं कर सकती थी, ठीक है, और अगर वो किसी ने कोई भी कानून बनाए वो और उस कानून का अगर कोई पालन ना करे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाता था और वो असहमति भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह से पूरी तरह से रूढ़िवादी शासन व्यवस्था 1815 से पहले कायम थी फ्रांस में, पूरे यूरोपीय समाज में। अब इसी व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांतिकारी ने क्या क्या काम किए, तो 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, क्योंकि जो उदारवादी थे वो रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करना चाहते थे और बदलाव चाहते थे। और लेकिन चूँकि 1815 के बाद दोबारा से रूढ़िवादी सैनिक शासकों का शासन आ गया
तो उदारवादियों का वो दमन करने लगे और अपने दमन से बचने के लिए उदारवादियों ने क्या किया, भूमिगत हो गए। जैसे हमारे यहाँ पर 1857 का रिवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे उसमें हमारे यहाँ पर रेडियो का संचालन भूमिगत होकर किया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज जिस भी क्रांतिकारी को देखती थी उसे पकड़कर उसे सज़ा दिया जाता था। तो इसी प्रकार से इटली में भी हुआ और वहाँ के क्रांतिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए वो क्या हो गए, भूमिगत हो गए, छुप गए और भूमिगत होकर वो अपने क्रांति का विस्तार करने लगे। और ऐसे क्रांतिकारी का नाम है जोसेफ मैसिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1817 में इनका जन्म होता है, कहाँ पर, जेनोवा में। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का भी सदस्य था और 24 साल की युवा अवस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, यानी उसे निकाल दिया गया। इसके बाद मैसिनी द्वारा क्या किया, इसके बाद जोसेफ मैसिनी ने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला संगठन था मार्सेई में यंग इटली, दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला मार्सेई में यंग इटली, दूसरा बर्न में यंग यूरोप, ठीक है। और जिसके सदस्य कौन होते थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा इसके जो है सदस्य होते थे। मैसिनी का मानना था कि राष्ट्र की ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी और इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। पैबंद मतलब होता है टुकड़े, कई छोटे, जैसे आपके कपड़ों में अगर कोई कट लग जाता है, फट जाता है, तो पहले उसमें पैबंद तख्ती लगा दिया करते थे, छोटे छोटे तख्ती लगा दिया करते थे। तो मैसिनी का मानना था भाई इटली जो है छोटे छोटे राज्यों का समूह नहीं हो सकता है, उसका पूरा क्या होना चाहिए, उसका पूरा एकीकरण होना चाहिए। जैसे हमारा भारत पूरी तरह स्वतंत्र, हम सब एकीकरण है, तो वैसे इटली का भी एकीकरण मैसिनी चाहता था। और इसके लिए वो कहता था भाई इटली का एकीकरण ही उसकी मुक्ति का आधार हो सकता है। और मैसिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैसिनी ने रूढ़िवाद को पूरी तरह से हरा दिया। यानी मैसिनी अपने जो कह सकते हैं कि उद्देश्य में सफल रहा। वहाँ पर इटली के एकीकरण में इसका काफ़ी योगदान रहा। और इसी प्रकार मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। यानी जोसेफ मैसिनी को मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर, यानी आज जहाँ तक मैं टॉपिक क्लियर करना था वहाँ तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।